वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम के बारे में। बैंक, हमें पता है कि बैंक आज के टाइम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम तो नॉर्मली क्या समझते हैं कि बैंक वो जगह है जहाँ पे हम हमारा पैसा जमा करवा सकते हैं, रिक्वायरमेंट के टाइम पर निकाल सकते हैं, जो हमें इंटरेस्ट देता है और हम लोन भी ले सकते हैं। मॉडर्न एग में जो बैंकिंग है वो एक फंडामेंटल बेस है, इंपॉर्टेंट बेस है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जो टर्म बैंक है वो बहुत लंबे समय से यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग जो पुराने दिन होते थे वहाँ पे जो इटालियन मनी लेंडर थे उनको हम बांची या बेंचरी के नाम से जानते थे। ठीक है, क्योंकि है ना ये स्पेशल टाइप के टेबल रखते थे बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्ट करने में, इसीलिए इनको बांची बोलते थे। जो वर्ड बैंक है ना वो इसी बांची से बिलोंग करता है, ग्रीक वर्ड बैंक्यू से। ठीक है, दोनों वर्ड्स का मतलब होता है रेफर सम काइंड ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अनदर व्यू पॉइंट जो वर्ड बैंक है वो जर्मन वर्ड बैंक से आया है, ज्वाइंट फंड। ठीक है, जिसका मतलब है ज्वाइंट फंड। ठीक है, जो कासा दे सैन गिरगियो थे उन्होंने फर्स्ट बैंक को बनाया था 1148 में। जो फर्स्ट पब्लिक बैंक था वो था बैंक ऑफ विनाइस और ये स्टैब्लिश हुआ था 1157 में। सिंपल वर्ड्स में कहे तो बैंक रेफर करता है वो इंस्टीट्यूशन जो डील करता है मनी में। ये जो इंस्टीट्यूशन होता है ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है लोगों से, यानी उन्हें लोन देता है जिन्हें ज़रूरत है। बिसाइड डीलिंग इन मनी जो बैंक होते हैं इन दिस परफॉर्म करते हैं बहुत सारे और भी काम, लाइक एज क्रेडिट क्रिएट करना, एजेंसी जॉब, जर्नल सर्विसेज। जो बैंक होता है इसीलिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है लोगों से, उन्हें लोन देता है, क्रेडिट क्रिएट करता है और बहुत सारे जो भी एजेंसी फंक्शंस होते हैं उनको करता है। तो आप कर सकते हो कोई भी डेवलप। एक बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कलेक्ट करता है जो भी लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है उनकी सेफ्टी रखता है और जब भी उन्हें ज़रूरत हो तो उन्हें अवेलेबल करवाता है। ठीक है, और बैंकर की बात करें तो बैंकर कौन, वो पर्सन या कॉरपोरेशन है जो होल्ड करता है इटसेल्फ आउट ऑफ द रिसीव। वो पब्लिक से पैसे रिसीव करता है, डिपॉजिट करता है, जब भी उन्हें पेबल होता है डिमांड पर पे भी करता है। ठीक है, और बैंकिंग कंपनी मतलब वही जो ट्रांजेक्ट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग में। तो ये सब इसमें बताया गया है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो बैंक से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओनरशिप के बेस पे बात करें, लॉ के बेस पे, फंक्शंस के बेस पे। तो ओनरशिप के बेस पे 3 पार्ट में बांट रखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट और कॉर्पोरेट। पब्लिक नाम से क्लियर है, जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो आउंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दो गवर्नमेंट होती है इन्हीं बैंकों को रन करती हैं। इंडिया में 20 बैंकों का नेशनलाइज हुआ था, पहले 14 हुआ था, फिर 6 हुआ था 1969 और 1980 में। पहली बार 1969 में 14 बैंकों का हुआ था जिनकी कैपिटल 50 लाख या उससे ज़्यादा थी। फिर 1980 में 200 करोड़ या उससे ज़्यादा पे हुआ था 6 बैंकों का। लेकिन एट प्रेजेंट बात करें तो सिर्फ 12 ही बैंक हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो आउन किए जाते हैं, रन किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। बहुत सारे बैंक है कंट्री में, लाइक विजया बैंक जो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से। एक इंडिविजुअल है ना वो कंट्रोल करता है इन बैंक्स के ऊपर कि उसके पास कितना शेयर है इन बैंकों का। कोऑपरेटिव बैंक वो होते हैं जैसे भाई मिलकर ग्रुप में बना लेना, 5-10 लोगों ने मिलकर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, बैंक बना ली, मतलब जब भी इनको रिक्वायरमेंट होगी वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंटली रन किए जाते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। हर इंडिविजुअल का इक्वल शेयर होता है, जो काम होते हैं वो भी उन्हीं के द्वारा, उनके शेयर होल्डर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। प्रॉफिट भी उन सभी शेयर होल्डर में इक्वली बांट लिया जाता है। और म्यूचुअल हेल्प है ना मेंबर्स की, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक दूसरे की सहायता करना। एक टाइप से आपने सुना है ना कमेटी, कि घर वाले कमेटी डालते हैं कि भाई पैसे रिक्वायरमेंट होगी तो उठा लेंगे, इस टाइप से ही ये हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। बैंक्स को क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट 1934। तो शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जिनकी एक तो पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख है। ठीक है, और जो कहता है कि ये है ना बिल्कुल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। और ये बैंक है ना ये रजिस्टर्ड है 2nd शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक में। ठीक है, नॉन शेड्यूल एक तो वही जिनकी कैपिटल पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम है और जो मेंशन नहीं है 2nd शेड्यूल में। ठीक है, फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के ऊपर बात करें तो कॉमर्शियल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, दीज आर द बैंक, ये वो बैंक्स हैं जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। गोल्डफील्ड एंड चैंडलर के अकॉर्डिंग जो टर्म कॉमर्शियल है विद रिगार्ड टू दीज बैंक वो रेफर करता है कॉमर्शियल लोन थ्योरी को। मतलब इन बैंकों का मेन पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना। ये प्रॉफिट के पर्पज से ही काम करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, उनके डिपॉजिट वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन वगैरह देते हैं, बिजनेस को क्रिएट करते हैं, मनी वगैरह ये सब काम करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक है वो बैंक है जो डील करते हैं मनी में, क्रेडिट क्रिएट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे कि SBI है, PNB है, इंडियन बैंक है, ये सब।
फॉरेन बैंक मतलब वो बैंक जो है ना हमारे इनकॉर्पोरेट हुए हैं फॉरेन कंट्री, मतलब वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, वहाँ पे बने हैं, जिनका हेड ऑफिस किसी फॉरेन देश में है, लेकिन उनकी ब्रांचेज इंडिया में है। इनके जो प्रिंसिपल फंक्शंस है वो क्या है, क्रेडिट अरेंजमेंट करना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए ऑफ द कंट्री। और ये जो बैंक होती है ये फॉरेन एक्सचेंज में ही डील करते हैं, मतलब दूसरे देश की करेंसी में। ये जो बैंक होते हैं कन्वर्ट करते हैं कंट्री की करेंसी को इनटू द करेंसीज ऑफ अदर कंट्री, दूसरे देश की करेंसीज में। जो फॉरेन करेंसीज होती है उनको डोमेस्टिक में। टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ करेंसी कन्वर्जन, ये जो बैंक होते हैं हैव टू कीप देम, कि करेंसी रखते हैं बहुत सारे देशों की अपने पास। ये जो बैंक होते हैं इनका हेड ऑफिस इन्हीं के देश में, मतलब फॉरेन कंट्रीज में होता है। फिर मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज बैंक होते हैं इंडिया में वो फॉरेन बैंक्स हैं, जैसे कि इसमें बताया ग्रिंडले बैंक, चार्टर्ड बैंक, हांगकांग बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स वो बैंक होते हैं जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन देते हैं इंडस्ट्रीज को, क्योंकि नाम आगे इंडस्ट्री के लिए होते हैं, ये उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये जो बैंक होती है ये इंडस्ट्रीज की हेल्प करते हैं सेल करने में अपने डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, शेयर्स को। ये जो बैंक्स होते हैं ये परचेज करते हैं शेयर्स भी, और जो भी डिबेंचर्स होते हैं उनको भी अंडरराइट करवाते हैं। जो इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं लोन देते हैं इंडस्ट्रीज को ताकि वो लैंड मशीनरी वगैरह खरीद पाएँ। इंडिया में बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल बैंक है वो एस्टेब्लिश हुए थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लाइक एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस को, ये नाम बताए हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा, इंडस्ट्रियल बैंक वो बैंक होते हैं जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करे, उनको लोन वगैरह दे। ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक वो बैंक होते हैं जो लोन देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। शॉर्ट पीरियड लोन दिए जाते हैं फार्मर्स को ताकि वो भाई सीड्स मतलब बीज वगैरह खरीद पाएँ, खाद वगैरह खरीद पाएँ, जो भी अदर इनपुट्स है ट्रैक्टर वगैरह वो खरीद। लॉन्ग पीरियड लोन दिए जाते हैं ताकि लैंड में इंप्रूवमेंट कर पाए। जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबीज हैं, वो भी शॉर्ट पीरियड लोन देते हैं। जबकि लॉन्ग पीरियड लोन है ना वो लैंड डेवलपमेंट बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी लैंड की ग्रोथ चाहते हैं फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एट द विलेज लेवल जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तहसील लेवल पर कोऑपरेटिव यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए नेशनल लेवल पर जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक डेवलपमेंट बैंक वो एस्टेब्लिश होता है, मतलब नाबार्ड। नाबार्ड को नाम तो आपने सुना ही होगा, तो इसका देखो नाम में आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो ना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ही आया था। ठीक है, ये अभी तो केवी साथ जी इसके प्रेसिडेंट मतलब इसके हेड है। अभी है सेविंग बैंक, तो जो प्रिंसिपल फंक्शन है इस बैंक का वो क्या है, छोटी छोटी सेविंग्स को कलेक्ट करना, उन्हें प्रोडक्टिव यूजेस में डालना। ये जो बैंक्स होते हैं शोन मार्क्ड डेवलपमेंट इन जर्मनी एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाया था जर्मनी जापान में। सेविंग बैंकिंग पहली बार एस्टेब्लिश हुई थी हैम्बर्ग सिटी ऑफ जर्मनी में 1765 में। इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है वो ही सेविंग बैंक के रूप में काम करता है, मतलब हम पोस्ट ऑफिस में छोटी छोटी सेविंग्स जमा करवा सकते हैं, वहाँ पे हमें अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। इंडिजीनियस देसी, जो हम नहीं बोलते साहूकार स्पेशल है ना वो वाला। ये जो बैंक्स होते हैं फाउंड देयर ओरिजिन इन इंडिया, ये जो बैंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में इंडिपेंडेंस से पहले, जैसे कि महाजन, रूरल मनी लेंडर, ज्वेलर्स वगैरह, ये ही हैं इन बैंकों को चलाने वाली। ये जो एजेंसी होती है ये बिजनेस बैंकिंग बिजनेस करती थी खुद के पैसे से। ठीक है, और आज के टाइम में भी 40% एग्रीकल्चर लोन इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। गांव में लोग अभी भी इन्हीं से पैसा उधार लेना पसंद करते हैं। सेंट्रल बैंक, ये अपेक्स बैंक होता है, टॉप बैंक होता है, सर्वोच्च बैंक होता है हमारे देश का है आरबीआई। और द बैंकिंग सिस्टम, ये पैसे इशू करता है, बैंकर बैंक की तरह काम करता है, पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेचर रखता है मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम में। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी इसी का एक काम है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। जो सेंट्रल बैंक होता है वो इशू करता है हर प्रकार की करेंसी, कंट्रोल करता है जो भी अदर बैंक्स हैं उनको, उनके काम को। ठीक है, एज ए बैंक ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, फेडरल रिजर्व बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल बैंक था वर्ल्ड का 1668 में बना था स्वीडन में, लेकिन जो ट्रू बिगनिंग है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से बताई जाती है 1694 में। ठीक है, और सेंट्रल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल करता है। हमारे देश का बात करें तो कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो ये हमारे इसके क्या थे, टाइप्स थे। अब बात आती है डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम। तो कहता है कि बहुत सारे प्रकार के बैंकिंग सिस्टम है जो अलग अलग कंट्री के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। थ्योरेटिकली हम इनको समझते हैं। यूनिट बैंकिंग, यूनिट मतलब जिसकी एक ही बैंकिंग यूनिट हो, छोटी हो, जिसकी ब्रांचेस ना हो। इस बैंकिंग सिस्टम में जो एक पर्टिकुलर बैंक है ना वो फंक्शन करता है सिर्फ एक लिमिटेड एरियाज में। जो बैंक होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। ये जो बैंक होता है जो अपना पैसा होता है, डिपॉजिट्स होता है, वो बड़े बड़े बैंकों में जमा करवाता है जिन्हें हम बोल देते हैं कोरस्पोंडेंट बैंक। जो कंट्रोल एंड
ओनरशिप होता है इन बैंकों का जनरली वो लोकल जो इंडिविजुअल होते हैं ना उन्हीं के हाथ में होता है। ये जो बैंकिंग है ये मोस्टली पॉपुलर है यूएसए में। ठीक है, तो अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सिंगल बैंकिंग के ऑफिस के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, ना ही इसका कोई नेटवर्क होता है ब्रांचेस का। जो हर बैंकिंग कंपनी होती है वो एक सेपरेट कंपनी होती है, सेपरेट लाइसेंस होता है, उसके पास खुद की कैपिटल होती है, खुद के डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। अब जब यूनिट बैंकिंग आप यूज़ करोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे हम ये देखते हैं। एक तो मैनेजमेंट इफिशिएंट रहेगी, छोटा साइज़ है, लोग भी कम है, तो वो आसानी से उसको मैनेज कर पाएंगे, खुद का काम है। तो साइज ऑफ बैंक है ना छोटा है यूनिट बैंकिंग में, तो इसको इफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है और कॉस्ट भी कम आएगी। तो एक ये भी बता सकते हो कॉस्ट भी कम है इसकी। बेस्ड ऑन लोकल नीड्स को मतलब प्रियोरिटी दी जाती है इसमें, क्योंकि ये लोकली एस्टेब्लिश होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इनका कॉन्टैक्ट अच्छा होता है लोकल पॉपुलेशन के द्वारा, क्योंकि ये ना लोकल एक तो इंडिविजुअली मैनेज करते हैं, इसी के कारण है ना ये उनकी नीड्स को फुलफिल करने की तरफ फोकस रखता है। अबॉलिशन ऑफ इनएफिशिएंट बैंक, मतलब जो बैंक फेल हो रहा है, जो लॉस में चल रहा है, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं इस सिस्टम में। अगर कोई इनएफिशिएंट बैंकिंग यूनिट है जो फेल हो रही है फंक्शन करने में, तो कहता है कि वो एलिमिनेट हो जाएगी खुद से ही। कोई भी इंडिविजुअल यूनिट है ना कैन बी ए ड्राफ्ट ऑन द सिस्टम एज ए होल, वो ना मतलब ड्राफ्ट की तरह नहीं, भाई ऐसे नहीं है कि ये लॉस में चल रही है, ये इसका लॉस किसी प्रॉफिट मेकिंग से कवर हो, ऐसा नहीं है। चेक ऑन मोनोपोलीज, मोनोपोलीज को भी रोकता है। मोनोपोली मतलब जिसमें एक ही पर्सन का सिंगल अधिकार हो, तो चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना। ये जो सिस्टम होता है ये चेक करता है मोनोपोलीज बैंकिंग पे, क्योंकि यूनिट बैंकिंग छोटे होते हैं, लोकल होते हैं, इनकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती कि फ्यूचर में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मोनोपोलीज नहीं बन पाती। नो डिले, क्योंकि भाई जो डिसीजन मेकिंग है वो लोकल लेवल पर की जाती है, तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता डिले का, छोटा सिस्टम है, जल्दी से हो जाता है। फिर बात आती है इनिशिएटिव, जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं वो अच्छे से जानते हैं लोकल कंडीशंस को, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव लेते हैं नए नए प्रोग्राम चलाने के लिए। ये जो बैंकिंग सिस्टम होता है ये इलास्टिक है, सुटेबल फॉर फ्री इंटरप्राइज। जो यूनिट बैंकिंग सिस्टम है ये स्मॉल स्केल का है, लोकल सिस्टम ऑफ बैंकिंग। ये जो इसकी जो मैनेजमेंट है ये प्रोमोट करता है फ्री इंटरप्राइजेज को अपनी मेरिट से। डीमेरिट्स क्या, यूनिट बैंकिंग तो कुछ डीमेरिट्स भी है, कुछ कमियां भी। एक तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर की कमी है, मतलब छोटा सा सिस्टम है तो ऐसा नहीं है। देखो एक तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भाई प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, सेल्स मैनेजर अलग है, मार्केटिंग मैनेजर, मतलब उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बांट रखा है। लेकिन ये छोटा है तो एक ही पर्सन बहुत सारे काम कर लेता है, मैनेजमेंट का भी कर लेता है, सेल्स भी देख लेता है। तो जो यूनिट बैंक होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, क्योंकि उनका स्कोप लिमिटेड होता है। तो ये बैंक है ना यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर की कमी होती है। स्पेशलाइजेशन मतलब जो एक पर्सन है किसी चीज़ में स्पेशलाइज हो वो लिमिट ही रह जाता है। ठीक है, हाइयर रिमिटेंस को, रिमिटेंस मतलब एक जगह से आपको दूसरी जगह पैसा भेजना है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। ये जो बैंक होते हैं इनकी कोई ब्रांचेज नहीं है, जिसके कारण ये ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट को, और ये डिपेंड करते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव बैंकों पर, मतलब बड़े बैंकों पर। और ये जो बैंक होते हैं कमीशन चार्ज करते हैं, तो क्या होती है जो क्रेडिट ट्रांसफर की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। रिस्क इन नॉट जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहता है कि जो मतलब यूनिट बैंक्स होते हैं वो लोकल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर भाई इनका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिस्क को बांट, भाई एक तो भाई दो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसमें लॉस हो रहा है तो वो अपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही पर्सन के। लेकिन यहाँ पे एक बैंक होता है, उसकी छोटी सी यूनिट होती है, कंसिक्वेंटली अगर जो डिप्रेशन आ भी जाता है ना बैंकिंग ऑपरेशंस में, तो ना ये फेल ही हो जाते हैं। अनइक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहते हैं यूनिट बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो है ना बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, एक्सपेंसिव है। यही कारण है कि जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो अलग अलग एरियाज में होती हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बड़े इंडस्ट्रियल में तो कम होती हैं और ट्रेडिंग सेंटर में कम होती है, लेकिन हाई होती है बैकवर्ड एरियाज में। ठीक है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ग्रोथ के रिगार्डिंग। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इन स्मॉल सिटी, ये जो बैंक होते हैं ये ओपन नहीं करते अपने ऑफिस छोटी छोटी जगह है पर, इसके कारण क्या होते हैं ये बड़े बड़े सिटों में ही सीमित हो जाते हैं, कन्फाइन मतलब लिमिट हो जाते हैं। और है ना जो छोटे छोटे टाउन होते हैं वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते। डिफिकल्टी इन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जो यूनिट बैंक है वो छोटे साइज के होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए ये डिफिकल्ट होता है डिप्रेशन को फेस करना, इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना। बहुत सारे जो बैंक अमेरिका में फेल हो गए थे 1930 में जब डिप्रेशन आया था। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यूनिट बैंक है ना उनमें मॉडर्नाइजेशन की भी कमी, क्योंकि उनका छोटा साइज होता है, क्योंकि जो मॉडर्न मेथड है टेक्निक्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से ये अडोप्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए तो पैसा भी तो चाहिए।
इनकन्वीनियंस इन गवर्नमेंट कंट्रोल, यूनिट बैंकिंग सिस्टम है ना, उसमें कहता है कि जो गवर्नमेंट होता है हैज़ टू डील, वो डील करती है बहुत सारे छोटे छोटे बैंकिंग सिस्टम से, तो एक अप्रोप्रिएट कंट्रोल ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स हो जाती हैं। अब है ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग रेफर करता है वो सिस्टम बैंकिंग का जिसमें जो ब्रांच बैंक है ना वो अपना हेड ऑफिस तो एक बड़ी सिटीज़ में रखता है और ऑपरेट करता है बहुत सारी ब्रांचेज ऑल ओवर द कंट्री। कुछ ब्रांचेज है ना वो फॉरेन में भी हो सकती हैं। जो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो ब्रांच बैंक है, एक बैंकिंग कॉर्पोरेशन है जो डायरेक्टली ओन करता है दो या दो से अधिक बैंकिंग एजेंसी को। ब्रांच बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो बैंक रेंडर करता है अपनी बैंकिंग सर्विसेज दो या दो से अधिक पैलेसेस पर। जो हेड ऑफिस होता है हैज़ द ओवरऑल कंट्रोल रखता है वर्किंग पर अदर ब्रांचेज की। जो ब्रांचेज होती हैं वो सेम टाउन में भी खोली जा सकते हैं, स्टेट में, कंट्री में, ठीक है, हेड ऑफिस के जहाँ पे है या अलग अलग जगह पर भी। ओवरऑल जो कंट्रोल होता है सभी ब्रांचेज पर वो सेंट्रल अथॉरिटी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। अब ब्रांच बैंकिंग के क्या फ़ायदे हैं? एक तो एडवांटेजेस है लार्ज स्केल बिजनेस के एंड डिवीजन ऑफ लेबर के, मतलब जो भी आपने यूनिट बैंक की डीमेरिट्स पढ़े वो सारी इसकी मेरिट्स है कि भाई बिजनेस लार्ज स्केल पर होगा, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन का फायदा होगा। ब्रांच बैंकिंग में जो बैंक होते हैं वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस के होते हैं, इनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फैसिलिटेट करता है कि लेबर को हम बांट दें, काम बांट दें उनको उनकी स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, जो ब्रांच बैंकिंग है लीड करता है स्प्रेड करना बैंकिंग सर्विसेज को ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, तो छोटे छोटे गाँव में भी ये मिल जाती हैं। फैसिलिटी रहती है रिमिटेंस में, जो ब्रांच बैंकिंग ऑफर करता है फैसिलिटी रिमिट करने के लिए मनी को, क्योंकि ये जो बैंक्स होते हैं इनकी जो ब्रांचेस होती है पूरे देश में होती हैं, तो जो रिमिटेंस ऑफ मनी होता है एक देश से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है मिनिमम कॉस्ट में। इकोनॉमी ऑफ कैश रिजर्व, दूसरी मेरिट क्या है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम की कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, इन इट कीप करते हैं मतलब रखते हैं मिनिमम कैश रिजर्व अलग अलग ब्रांचेज में। इमरजेंसी के केस में जो हर ब्रांच है वो दूसरे को पैसा दे सकती है। जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ रिस्क, कहता है जोग्राफिकली रिस्क डिवाइड हो, अगर एक ब्रांच में लॉस होगा तो वो दूसरे के प्रॉफिट से कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। जो लॉसेज एक एरिया में वो रिकॉप किए जा सकते हैं दूसरे एरिया के प्रॉफिट से। इक्विलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्म रहता है अलग अलग एरियाज में। इफ ऑन अगर मनी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है उस एरिया में, और मनी को ना रिक्वेशन मतलब मांगा जा सकता है, डिमांड की जा सकती है अदर ब्रांचेस से, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा रिस्टोर करेगा इंटरेस्ट रेट को ओरिजिनल लेवल तक। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कहता है कि जो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम इनिशिएट करता है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, जो आइडल कैपिटल है एक ब्रांच में उसको ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लगा दिया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है डाइवर्ट कर दिया जाता है अदर ब्रांचेस की तरफ। लिंक विद होल कंट्री, जो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम होता है लिंक रखता है डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में सप्लाई से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड थ्रू देयर ब्रांचेज, क्योंकि उनकी ब्रांचेज है ना बहुत सारे एरियाज़ में स्प्रेड होती हैं, ठीक है। और कहता है कि मेक देयर ऑपरेशंस ऑल मोर, और उनके ऑपरेशन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जो डिसीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल के वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएटली एंड कन्वीनियंटली लिए जाते हैं, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। डीमेरिट्स क्या है ब्रांच बैंकिंग की? कुछ डीमेरिट्स, एक तो एक्सपेंसिव है क्योंकि भाई बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, अलग अलग जगह पर ब्रांच खोलना, वहाँ पर ज़मीन लेना, खर्चे करना, ठीक है, तो ये कॉस्टली है, ठीक है। डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट, कहता है कि ईच यूनिट है ना ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में उसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, जो मैनेजमेंट होती है कंट्रोल वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे छोटे मैटर्स पे जो ब्रांच मतलब ऑफिस होते हैं वो ऑर्डर लेते हैं हेड ऑफिस से, इससे एफिशिएंसी में कमी आती है, ठीक है। अब है इनकोरेजमेंट टू मोनोपोली, जो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम होता है वो इनकोरेज करता है मोनोपोलीज को भी। कई बार क्या होता है जो बिग बैंक्स होते हैं लार्ज कैपिटल के साथ वो सभी देश में ब्रांचेस खोल लेते हैं और डोमिनेट करते हैं बैंकिंग बिजनेस को, ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, जो ब्रांच बैंकिंग उसमें इनिशिएटिव की कमी है, कोई भी ब्रांच है ना मतलब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती, तो ब्रांच ऑफिस है ना वो कंसल्ट करते हैं हेड ऑफिस से कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इसलिए ना ब्रांचेस में इनिशिएटिव की कमी होती है क्योंकि सारे डिसीजन तो हेड ऑफिस के हाथ में है। ब्रांच इज रनिंग एट लॉस, जो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है अगर कोई ब्रांच लॉस में भी रन करे तो भी वो कंटिन्यू चलती रहती है, जिससे प्रॉफिट है ना वो लॉस में ही जाता रहता है सारा कवर करने में। अननेसेसरी कंपटीशन, जो ये बैंकिंग सिस्टम है खुद ही अननेसेसरी कंपटीशन को बढ़ावा देती है। अलग अलग जो बैंक्स है वो ऑपरेट करते हैं अपने ब्रांचेस सेम पैलेस पे, ठीक है, तो अनवांटेड इंटर बैंकिंग कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ बैंक बैकवर्ड एरियाज, जो बाय कलेक्टिंग स्मॉल सेविंग ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो बैंक होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं सेविंग इन बिग इंडस्ट्रियल और अर्बन सेंटर्स में, ना कि वो बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे, तो ये भी प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।